products and packaging solutions. She has done undergraduation in soft material design and is from 2014 to 18 batch. Shivangni Rathore is founder of Studio Malang, which makes creative range of products incorporating art, craft, and design. Shivangni has done post-graduation in 2013 to 15 batch. So I welcome you, Ishani and Shivangni, to this forum. Thank you. Yeah. So to begin with, I want to ask you a simple question: that what is your experience of your journey from being an ICT student to becoming an entrepreneur? Ishani? Ishani. Yeah. हाय ईशानी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ईशानी म्यूट पे है आप। हाय, सॉरी आई डिडंट रियलाइज। अगर जर्नी के बारे में मैं बताऊं तो ऑनेस्टली मैंने IICT से काफ़ी पहले से आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे इंटरेस्ट था, बट मुझे डिफरेंस नहीं पता था व्हाट इज़ आर्ट और एक्चुअल में प्रोफेशनल तरीके से क्राफ्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। एंड देन आई केम टू नो अबाउट IICT, और IICT में आने के बाद में एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरा। वहाँ पे मुझे एक, जिसे कहते हैं ना, मेंटल ग्रोथ होना किसी भी चीज़ के बारे में, एक नॉलेज, एक थॉरो नॉलेज मिलना कि व्हाट इज एक्चुअली क्राफ्ट। तो उसके बारे में पढ़ते हुए जब हम आगे बढ़े, और इस तरह से मैंने शुरू किया। और जैसे कि एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मेघना मैम थी और उन्होंने मुझे, मैं लेट थी क्लास में, तो शी सेड, ईशानी आप लेट हैं और जो आप मिस कर रहे हैं यहाँ पे वो वापस कभी नहीं आने वाला आपके पास में, तो आपको हमेशा टाइम पे होना पड़ेगा। और दैट वन डे, उस दिन से मैंने हर दिन अपने नोट्स बनाना चालू किया, जो भी क्लास मुझे अच्छी लगती थी। वैसे क्लासेस का ऐसा नहीं कि कौन सी क्लास अच्छी है या नहीं है, पर ये है कि हर एक क्लास इम्पोर्टेंट है IICT की, और वहीं से चीज़ें शुरू हो गई थी। मुझे काफ़ी कुछ पसंद था, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे किस क्राफ्ट को एक्चुअली में पिक करना है आगे। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, मतलब मेरी लास्ट ड्यूटी थी और मुझे हैंडमेड शीट्स चाहिए थी कुछ प्रेजेंटेशन के लिए, तो आई वेंट टू सागन टू बॉट सम हैंडमेड शीट्स। एंड जिस इंडस्ट्रीज में मैं गई, वहाँ पे मैंने एकदम देखा कि एकदम चेसिस की तरह पूरा पेपर का एक प्रोसेस दिख रहा है, और वहीं पे बस मैं रुक गई। मतलब मैं 2 दिन अपना ज्वेलरी का काम भी नहीं कर पाई, और मैंने जब से उसे देखा उसके बाद से मैंने सोच लिया कि मुझे यही काम करना है। एंड लकीली आई गॉट जॉब देयर ओनली, और मैंने ज्वेलरी के बाद में मैंने ज्वाइन किया, और उसके कुछ महीनों के बाद में मैंने स्टार्ट किया एकनामा। और ऑफिशियली स्टार्ट करने के बाद मतलब मैंने 2019 में किया था जनवरी, बट इन माय हेड इट वाज लाइक 2018 ओनली अक्टूबर। So this is how I started Eknama. Hello. This is very interesting, Ishani. Yeah, I have an humble request. I'm from South India, so I'm not so flexible in Hindi. If you can kindly speak in English, will be a little bit helpful. Yeah, sure. I'll try my best. Thank you so much, ma'am. So Shivangni, can we hear about your experience? Shivangni, you are on mute. Shivangni, you have to unmute yourself. Hi, sorry. Am I audible? Yes. Yeah. So I started my design journey when I was a student in school. So I used to keep sketching and drawing everywhere in the classroom, tables पे, notebooks पे, classroom पे, मतलब classroom boards पे, सब जगह पे। तो I was always interested in arts and crafts, and especially fashion illustrations और ये सब बनाना was मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे फैशन में। और उस टाइम the only thing that will
knew about designing was fashion, कि फैशन डिज़ाइनिंग ही कुछ होता है। तो वहाँ से जैसे भी थोड़ा बहुत जितना भी एक्सपोज़र था उससे मैंने ये सोचा कि मुझे आगे डिज़ाइनिंग ही करनी है, डिज़ाइनिंग ही परस्यू करना है। तो ग्रेजुएशन के बाद में आई जॉइन IICD और देयर आई गॉट टू नो अबाउट मतलब a lot about designing कि it is not only about fashion टेक्सटाइल्स, इससे भी ऊपर डिज़ाइनिंग है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी जब हमको सारे क्राफ्ट्स हम लोग सब क्राफ्ट्स के साथ में काम करते थे और सब चीज़ के साथ में हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस था हमको। और जो भी डिज़ाइन की प्रोसेस क्या होती है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, उन लोगों ने हमको IICD में फैकल्टीज़ ने, टीचर्स ने, सब ने हमको सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाने में हेल्प किया और एक रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइनर क्या होता है उसके बारे में बताया। और जैसे कि मैं जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो वहाँ पे सब लोग बोलते थे कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होता है, आगे जाके तुम क्या करोगे। तो ये बहुत एक जर्नी थी कि हम लोग IICD में आए, वहाँ पे भी रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं है, आर्ट्स और डिज़ाइन और क्राफ्ट्स ये भी बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है और बहुत अच्छा इसमें करियर होता है। तो यहाँ पे IICD आने के बाद में यहाँ पे जब लोगों ने बोला कि हाँ डिज़ाइनिंग ऐसा है, और उन्होंने जैसे कि स्कूल्स में बोलते थे कि आप तो वियर्ड हो, आपको कुछ नहीं आता, आप तो सारा टाइम थॉट्स में खोई रहती हो। तो यहाँ पे IICD में आके भी मुझे लगा कि एक पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। तो वो एक एक्सपीरियंस था और इम्पॉर्टेंस ऑफ रीइन्वेंटिंग, रिक्रिएटिंग, जो प्रोसेस का जो इम्पोर्टेंस है वो पता लगा IICD में, और एक नया पर्सपेक्टिव मिला पूरा लाइफ के लिए। जो भी मतलब लाइफ जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है, सारी तो नहीं पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली IICD में। एक पूरा लाइफ के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव मिला, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था और पॉजिटिव था मेरे लिए, क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जहाँ पे डिज़ाइन और आर्ट और इन सबको कुछ भी नहीं मानते, वहाँ से IICD आना जहाँ पे इतना थॉरो स्टडीज़ क्राफ्ट्स की, डिज़ाइन की, आर्ट की, तो और इतना सीरियसली पढ़ाते थे सब, तो मुझे लगता था कि ये बहुत सीरियस चीज़ है, ऐसा नहीं है। तो यस, मैं ठीक है, that's it. Correct. Your journey was really interesting, and small things in life can become turning points. It's very important to identify your true potential and move forward. So it was nice hearing you. And the next question I want to ask you is, your brand names Iknama and Studio Malang are very unique names. So I'm sure there must be some stories behind it. So we want to hear from you. What are the stories behind your brand names? Ishani? Malan, are you going first? Yeah, okay. जब अगर इकनामा की बात की जाए तो इकनामा दो वर्ड से मिलके बना था। एक is a Urdu word because I just love Urdu, and we are two people in this, me and Yavar, and we always wanted to incorporate our cultures into it. And when we were thinking about the name, तो हमने सोचा कि कुछ मिक्स करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो एक कहानी की तरह लगे। तो we came up with the name इकनामा, जिसमें एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है एक, एंड नामा का मतलब है कहानी, which is a हिंदी वर्ड, और इकनामा itself is a कहानी, मतलब एक कहानी। और ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो इसमें
अगर हम देखें कि एक नामा एक प्रोसेस बहुत जरूरी होता है, किसी भी चीज का जो प्रोसेस होता है वो बहुत जरूरी होता है जब हम किसी ब्रांड को खोलते हैं, किसी चीज को डिजाइन करते हैं। तो एक नामा कि जैसे वो आर्टिजन हो, जैसे वो मैं खुद हूँ, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट के साथ हम एक स्टोरी सेल करें, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट, वी आर सेलिंग अ स्टोरी। एंड ऑल्सो अगर देखा जाए कि एक आर्टिजन जब एक प्रोडक्ट को बनाता है, एक प्रोडक्ट डेवलप करता है एक नामा का, तो उसके पीछे वो काफी ज्यादा एक मेहनत होती है, उसकी काफी ज्यादा बड़ा प्रोसेस होता है जिसे वो फॉलो करता है। उसके बहुत सारे फेलियर्स होते हैं और एक बहुत ही और एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे देखा जाए तो एक काफी लंबी जर्नी होती है उसे मार्केट तक उस प्रोडक्ट को लाने के लिए। तो एक नामा इज सेलिंग अ स्टोरी। एंड जैसे कि हमारी टैगलाइन है बेटर थिंग्स आर कमिंग, तो बेटर थिंग्स आर कमिंग ये एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट है जिसको मैं मतलब हमारी जितनी भी पैकेजिंग होती है, हमारी जिस तरह से हम ब्रांड को प्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब कुछ सर्व करें तो आप रेस्पॉन्सिबल डिजाइनर जैसे कि शिवानी ने कहा उसे शो करें, उस चीज को शो करें कि हाँ हम जो भी हमारी पैकेजिंग दे रहे हैं या फिर हम किसी भी तरीके के फाइनल प्रोडक्ट आप तक लास्ट पहुंचा रहे हैं वो आपको बहुत ही हैप्पी फील कराए। तो दिस इज व्हाट एक नामा is all about, that we are serving a story, not just a product. Better things are coming. Yeah. Malan? Shivangni? Malan, you are unmute yourself. Hi, hello, am I audible? Yeah. Yes. तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और सारी अच्छी सी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे थॉट्स बहुत स्कैटर्ड होते हैं। मैं थोड़ा टूटा-फूटा हिंदी में सब एक साथ लाके और एक्सप्लेन कर पाऊँगी, तो इसलिए। तो जो जर्नी थी मलंग स्टार्ट करने की, तो मलंग इसलिए क्योंकि मैं अपने मुझे लोग बोलते हैं कि तुम ऐसी हो, वियर्ड हो, तुम तो डिफरेंट हो, तुम्हें तो सब लोगों से उल्टा ही करना होता है, ऐसे स्टार्टिंग से यही बोलते थे सब। तो मुझे उस टाइम तो अच्छा नहीं लगता था। फिर बाद में IICD आने के बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ नेगेटिव नहीं है, इसकी पॉजिटिव साइड्स भी है। तो मैंने पहले तो अपने आप को ऐसा हूँ जैसा मैं वैसा एक्सेप्ट किया, और क्योंकि मुझे हर चीज़ में IICD ज्वाइन करने से पहले भी हर चीज़ में आदत थी कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, कुछ अलग हो तो लूँगी, कुछ अलग हो, कुछ वाव हो इसमें तो खरीदूँगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि कुछ अलग हो, कुछ वाव हो, कुछ डिफरेंट हो उसमें, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करती हूँ। इसीलिए मैंने ब्रांड का नाम भी ऐसे रखा है कि मलंग हूँ, अलग हूँ। स्टार्ट ऐसे किया था और फिर मैंने नेम चेंज करके स्टूडियो मलंग कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सबके लिए ज़्यादा मतलब ईजी है, ईजी टू रीड और अंडरस्टैंड है। और मलंग का मतलब होता है वो इंसान जो अपनी दुनिया में मस्त है, जिसको दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता और उसको जो करना है, उसके जो मन में आएगा वो करेगा। तो इसलिए मैंने अपनी पर्सनालिटी से रिलेट करते हुए उसको और अपने ब्रांड का नाम मलंग रखा। 4-5 लैंग्वेजेस में मतलब उर्दू में, पर्शियन लैंग्वेज में, हिंदी में, इसके अलग-अलग मीनिंग्स होते हैं, पर एक सिमिलैरिटी ये है कि एक ऐसा बंदा उसको एड्रेस करते हुए कि जो कि अपनी दुनिया में मस्त है, मलंग है, उसका मीनिंग ये होता है। और मेरा हमेशा से ये था कि मैं कुछ नया क्रिएट करते रहूँ, नया बनाते रहूँ, या तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ या कुछ ऐसा कर रही हूँ कि जो मुझे बहुत अंदर से बहुत पसंद है। जैसे कि मुझे गार्डन में घूमना बहुत पसंद है, तो मैंने एक स्टोरी जो रिसेंट स्टोरी में बना रही हूँ रोजेस से रिलेटेड, गार्डन में घूम रही हूँ। मैं नहीं घूम रही हूँ ऐसे स्टोरी में, पर मुझे रोजेस बहुत पसंद है, तो उसको इंस्पिरेशन लेके गार्डन में रोजेस उगे हुए हैं और अच्छी हवा चल रही है, पिंक पिंक वाइट पिंक फ्लावर्स, तो ग्रीन लीव्स, तो ऐसा मतलब जिससे कि वो लगे कि हाँ वो जो गुलाब था उसका पूरा एसेंस मैं अपने कपड़ों में लेके आ गई। तो
इसलिए भी मैंने इनाम रखा था कि क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं शायद ऐसा कर पाऊँगी। तो मुझे मून बहुत पसंद है, तो मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि मुझे लगे कि दिन में भी हूँ मैं तो मैं रात पहन के घूम सकती हूँ। एक साड़ी बनाई जिसमें कि मून और स्टार्स वो है इंडियन क्राफ्ट को यूज़ लेते हुए। और तो और इंडियन क्राफ्ट्स इसलिए क्योंकि हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग था। नानी को करते हुए देखा मैंने एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग, और जोधपुर में यहाँ पे गांव में घूमते हुए बहुत सारे क्राफ्ट्स और वो सब हमने देखे थे, तो एक्सपोजर था। अब इन सब चीज़ों को एक जगह लाके क्या करना था, वो आईआईसीडी में डायरेक्शन मिला। और टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग और इन सब में नानी की वजह से काफ़ी इंटरेस्ट तो नानी की वजह से आया। और हाँ, ये मेरा अपना था कि मैं मतलब अपने दुनिया में मस्त रहना और ये सब बनाना। मतलब इतनी भी मस्त नहीं है दुनिया में, पर कोशिश करती हूँ कि रह जाऊँ। Yeah, I can really see the words coming straight from your heart. And when you follow your heart, the journey becomes enjoyable. It doesn't become a burden. You enjoy every bit of doing it. It might be hard, it might be difficult, but you enjoy. Yes, I want to show some of my designs. Yeah, please. Would love to see that. Is it visible, my screen? Yeah. Yes, your screen is visible. लैपटॉप थोड़ा स्लो है। ये वो वाले प्रोडक्ट्स थे जो मैंने साड़ीज और दुपट्टे जो मैंने इससे स्टार्स से इंस्पायर होकर बनाए थे। और मैंने क्रिएटिव्स भी ऐसे ही बनाने की कोशिश की थी ताकि मार्केटिंग भी मैं मतलब जो मैं फील कर रही हूँ वो वैसे कन्वे कर पाऊँ कि ऐसा मैंने इमेजिन किया था एटमॉस्फेयर और वो सब। एंड देन देयर इज दिस मेघ वाला, तो ये मेरी पिक्चर है। मैं खुद की फोटोज भी ले लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी अपने आप को, मतलब कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बिल्ड होगा इसलिए भी, और अच्छा लगता है इसलिए भी। तो ये क्लैम्प डाई से बनाया था मैंने। टाई डाई को थोड़ा सा जो यूजुअल क्लैम्पिंग होती है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके शेप्स चेंज करके कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके, और ये दूसरा एक कलेक्शन था। और ये दूसरा ये थर्ड कलेक्शन था जो कि मैंने घर पे सबको शादी में जाना था, उनको बोल के मुझे हमको ऐसा चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है फिर ऐसा ही नहीं हम तो फिर पूरा राज्य क्या बोलते हैं राजस्थान जो राजा महाराजा वाला जो लुक है वो क्रिएट करेंगे। देन इज दिस, इस कलेक्शन पे अभी मैं काम कर रही हूँ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अभी करेंटली। रोजेस और गार्डन और खुशबू और पिंक फ्लावर्स और सब कुछ। तो और ये टैगलाइन है मेरा कि इन लव लॉस्ट टू द वर्ल्ड आई एम नॉट येट आई एम। मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ और मतलब जो ऐसा डिस्क्राइब करने के लिए। और यस how do I stop sharing? That's it. Interesting products, Shivangni. We all know that handmade is future. The topic of the discussion is that only. So we want to know that how you have incorporated the handmade content into your work, into your brand and products. Ishani?
या सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं एक टर्म को एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट इज एक्चुअली हैंडमेड. हैंडमेड इज समथिंग क्रिएटेड बाय हैंड्स with good quality and no machines. So this is what actually handmade means. अगर हम देखें कि ये डेफिनेशन के तौर पे, तो अगर हैंडमेड के अगर हम क्राफ्ट पे जाते हैं, हमारे जितने भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो परफॉर्म किए जाते थे, अगर हम उनकी तरफ देखें तो वो सभी सस्टेनेबल होते हैं. वो सभी जितनी भी है वो सब सस्टेनेबल हुआ करते थे, मोस्टली जितने भी क्राफ्ट होते थे. और अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हमारी अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो जिस तरह से स्पॉइल हो रहा है. तो अगर हमें फ्यूचर की तरफ देखना है तो हमें एक बार के लिए सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना ही पड़ेगा, और उसके लिए डायरेक्टली हमें क्राफ्ट को पिक करना ही पड़ेगा. जैसे कि अगर हम अभी रिसेंट कुछ चीज़ें मैंने कोविड के बाद में खुद में रियलाइज करी कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, जो कि एक बस चल रहा है आजकल की आत्मनिर्भर बने. तो एक्चुअल में हमें बनना पड़ेगा आत्मनिर्भर इस पर्टिकुलर चीज को देखते हुए अगर हम चले कि हमारी जितनी भी क्राफ्ट्स हैं उसी को हम हमारे यहाँ पे परफॉर्म करें. हमारे जो डाइंग क्राफ्ट है उन्हें परफॉर्म करके हम आगे बढ़े. और जैसे कि अभी रिसेंट चाइना वॉर के अंदर देखिए हमारे इंपोर्ट्स अगर हम बंद करके, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है और उसी इकोनॉमी के बेसिस पे अगर हम ये देखें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो कि लेबर इंटेंसिव है और हमारे यहीं पे ही हम उसी हर एक चीज का प्रोडक्शन इन हाउस रहे, अगर देखा जाए तो उस बेसिस से अगर हम सोच सकते हैं कि हैंडमेड ही फ्यूचर है, क्योंकि ये जरूरत है, ये नीड है आज की. हमें सस्टेनेबिलिटी को भी देखना है, हमें इन हाउस भी रखना है हर एक चीज, हम इम्पोर्ट्स ना करें. तो ये बेस्ट टाइम है और यही नीड है आज की कि हमें इसी की तरफ जाना होगा. तो इसलिए और यस. Shani says your products are handmade. So can we Yeah. have a glimpse of your products and how you're doing Yeah, it? sure, man. Yeah. Yeah. Are you able to see? No, we are not able to see your screen. Now? Yes, we can see. These are some of the projects जो भी लेटेस्ट हमने कलेक्शन लॉन्च किया था. Are you guys able to see? These are some products, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और ये पूरी तरह से हैंडमेड है, और इनका जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं वो ट्री फ्री है, मतलब किसी पेड़ को हम नहीं काटते. जितना भी पेपर हमने यूज किया है इसके अंदर, और जितने भी हम सरफेसेस यूज करते हैं वो मोस्टली क्राफ्ट बेस्ड ही होते हैं. जैसे कि ये पर्टिकुलर ब्लू प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये मार्बलिंग से बनाया गया है. बॉक्सेस एंड और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन हाउस जाने के लिए हमारी सबसे बेसिक चीज, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और उन्हीं को काट के यूज करे जा रहे हैं, पेपर बनाए जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सही तरीका है आत्मनिर्भर होने का. आत्मनिर्भर होने के लिए जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी जो हमारी इकोनॉमी है, इसी के अंदर से और लेबर इंटेंसिव है, तो यहीं से हमें हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जो वेस्ट क्रिएशन है उसी में से हमें आई थिंक अपनी चीजों को निकालना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स को रिक्रिएट करना चाहिए. तो वैसे ही एक नवा भी कर रहा है. हम हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट फैब्रिक से हम ये पेपर बनाते हैं और इससे ये प्रोडक्ट्स बने हैं. यू कैन सी ऑल ऑफ देम. This is Shani. So Shivani, can you just tell how you have incorporated handmade in your work? यस मैम. तो IICT जब ज्वाइन किया था तो
पहले से ये पता था कि आईआईसीडी में क्राफ्ट्स और उन सब पे फोकस करते हैं। और जब मैं छोटी थी तो नानी के साथ में घूमती थी, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता थी, सब चीज़ नहीं पता थी। और आईआईसीडी में आने के बाद में हर चीज़ की स्टोरी, क्राफ्ट है, सिर्फ क्राफ्ट नहीं है, एक कल्चर है पूरा। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट है और ये टेक्निक है वो बन गई है, पीछे पूरी एक स्टोरी होती थी। तो उससे उससे इंस्पायर होते हुए, और क्योंकि हमको मालूम है जैसे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हैंडमेड अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों डिफरेंट है और कितनी डिफरेंट है, और वो सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो इसलिए जो भी टेक्निक यूज़ में लेते हैं हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि हैंडमेड हो और उसमें पर्सनल टच हो और बाकियों से डिफरेंट हो, ताकि उसमें मार्केट में भी उसकी वैल्यू बढ़े और हर चीज़ के पीछे की एक स्टोरी बताए। जो हैंडमेड है वो सिर्फ 2 या 3 मिनट का काम नहीं होता, और सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि हैंडमेड और हैंड क्राफ्टेड और इंडियन क्राफ्ट्स को यूज़ लेते हुए प्रोडक्ट्स बनाएं, और डिफरेंट हो, जो भी बने वो डिफरेंट हो, ताकि हैंड क्राफ्ट, सिर्फ क्राफ्ट्स जो चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं, उनको वैसे के वैसे बनाने में वैल्यू नहीं है। अभी मार्केट के साथ में, ट्रेंड्स के साथ में चीज़ें चेंज होती हैं और होनी चाहिए। उनमें इनोवेशन होना चाहिए, रिनोवेशन, रिक्रिएशन, और प्रोसेस में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और मैं प्रेफर करती हूँ कि जो भी क्राफ्ट है, जैसे एम्ब्रॉयडरी है या टाई डाई है या ब्लॉक प्रिंटिंग है, कि मैं खुद थोड़ा बहुत करूँ, क्योंकि आर्टिजन्स जो है उनको करते करते वो बस करने लग जाते हैं एक टाइम के बाद में, तो वो बस वो कर रहे हैं क्योंकि उनको करना है। तो जब हमारे पास एक नया पर्सपेक्टिव है, हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास एक्सपोजर था डिज़ाइन करने का, तो एक हमारे पास वो अलग पर्सपेक्टिव है कि हम प्रोडक्ट को या टेक्निक में भी अगर काम कर रहे हैं तो शायद कुछ और ऐसा उसमें एक्सपेरिमेंट कर पाए कि कुछ नया निकल के आए। या तो टेक्निक में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, या फिर प्रोसेस में, या तो कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी एक्सपेरिमेंट अगर इधर उधर होता है, तो क्राफ्ट्स की और हैंडमेड की और प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ती है। और तो मैं यूजुअली ये प्रेफर करती हूँ कि कुछ नया हर बार निकल के आए, जो भी क्राफ्ट्स है जिनमें मैं डील कर रही हूँ। तो ऐसा ज़रूरी लगता है कि ये कुछ प्रोसेस और डिटेल्स के बारे में हमको भी पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमने आर्टिजन्स को दे दिया ये बनाओ और ऐसे बनाओ, जो कि आईआईसीडी में हमको बहुत अच्छे से सिखाया सबने कि जो भी प्रोडक्ट है या कुछ भी बना रहे हो या कोई भी क्राफ्ट जो आप देख भी रहे हो या डॉक्यूमेंट भी कर रहे हो, तो उसको देखो नहीं, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करो। पूरा प्रोसेस, प्रोडक्ट से लेके टेक्निक से लेके जो आइडिएशन है, सब पूरा एक्सपीरियंस करो। तो और ये पूरा एक जो जर्नी है मेरी तरफ से, ये भी मतलब मुझे लगता है कि ये भी क्राफ्ट ही है, क्योंकि जब बहुत पुराने टाइम में जब चीज़ों के लिए जो भी टेक्निक्स निकल के आई, तो वो किसी नीड की वजह से आई, उनको लगा कि इस चीज़ की नीड है, तो धीरे धीरे इवॉल्व होती गई जो भी प्रोसेसेस थी या जो भी टेक्निक्स थी। अगर आग चाहिए थी इसलिए तो पत्थर रगड़ के उन्होंने आग लगाई। तो अभी आज के टाइम में ऐसी सब चीज़ें तो हमारे पास है, पर अभी सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड है वो है इनोवेशन और रिनोवेशन, मतलब डिज़ाइन में और प्रोडक्ट्स में। ताकि जो मुझे ऐसा लगता है, अगर ये चीज़ भी सस्टेनेबिलिटी के अलावा ये चीज़ भी फोकस में अगर रहेगी, तो क्राफ्ट्स मरेंगे नहीं।
और नया आर्टिजन्स को थोड़ा सा कुछ समझा दो, आप उनको बता दो, एक नया थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव दे दो, और वो लोग बहुत अच्छे से सब चीज़ें आगे से अपनी तरफ से इन्वॉल्व होके सब कुछ बताते हैं, और कुछ नया वो भी क्रिएट करते हैं, और फिर सब क्रिएट करते हैं, और फिर सब लोग नया नया कुछ बनाते हैं। तो या शिवांगी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि आपने पर्सपेक्टिव की बात करी और टेक्निक्स की बात करी, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर आप कुछ भी बना रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमने जो पढ़ाई की है, हमारी जो एस्थेटिक्स है, उसके साथ भी हमें प्ले करना पड़ेगा। तो अगर हम हर एक प्रोसेस को फॉलो ही कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये नहीं कि हमने सिर्फ एक बेस से किसी चीज को बना दिया, बट अभी अगर मार्केट को भी देखा जाए तो एक एस्थेटिक्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिक्स तो कवर हो ही गए हैं। तो अगर हम एस्थेटिक्स को देखते हुए चले तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। तो मैं उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी। तो अगर हम प्रोसेस की बात ही कर रहे हैं, तो आर यू गाइस एबल टू सी? Yes, we are able to see Ishani. तो जैसे कि अगर किसी भी चीज का मैं अगर एक नामा के बेसिस से बताऊं कि हम किस तरह से एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो मेरा एक कलेक्शन है, तो पॉप के ऊपर है वो। तो मैंने एक, ये मेरे कीवर्ड्स थे जो आपको साइड में दिख जाएंगे, और कीवर्ड्स के बेसिस पे और आर्ट के बेसिस पे मैंने कुछ आर्टवर्क्स बनाए अपने खुद के। और उन इन सभी आर्टवर्क से एक फाइनल, एक मैंने बेसिक ड्राइंग करी, बिल्कुल मतलब जैसे बच्चे करते हैं ना, उस तरह से मैंने उस ड्राइंग को एग्जीक्यूट किया, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। और अपने प्रिंट्स बनाए, और एक प्रोसेस एक बहुत ज्यादा जरूरी है। और एस्थेटिक्स ऑब्वियसली किसी भी चीज को फाइनल, क्योंकि हम लास्ट में चाहते यही है कि हम अपने क्राफ्ट को प्रमोट करें, उसे सेल करें, वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा दिखे। तो ये एक प्रोसेस था, बस छोटा सा, एक फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने का, कि किस तरह से किसी भी चीज के पीछे आपको प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, डिजाइन प्रोसेस। क्योंकि एक क्लास हुई थी हमारी लेदर एक्सप्लोरेशन की। तो उस क्लास में हुआ यूं कि मेरे जो फैकल्टी थे, उन्होंने मुझे कहा कि ईशानी, अगर आपको पता करना है कि कोई प्रोडक्ट आपको आपके लिए अच्छा है या मार्केट के लिए अच्छा है, तो आप उसे बना के अपने सामने रखो 10 दिन 15 दिन। तो आपको अपने आप अगर वो अच्छा होगा, तो और अगर आपने उसमें सही से प्रोसेस फॉलो किया होगा, तो वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट अगर आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, तो आपको थोड़े दिन में खटकने लगेगा। तो ऐसा मेरे साथ काफी होता है कि अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट इसलिए बना दिए क्योंकि बस वो मुझे पसंद आ गया और मैंने उठा के यूं ही बना दिया, कोई प्रोसेस पर्टिकुलरली फॉलो नहीं किया, तो मैं उसे खुद नहीं पसंद कर पाती। तो सेल करना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू फॉलो द प्रोसेस, और जो पढ़ाई करी है उसे इनकॉर्पोरेट तो करना ही चाहिए। Very true, Ishani. So the beauty of handmade products is that each piece is unique and very close to heart because there's so much of bonding with the handmade products. So it is there. So Ishani and Shivangi, I want to ask you, it has been quite a while. You have been working on your brands. So what were the challenges you have faced? Can you share with us? ईशानी, हाँ, शिवांगी प्लीज गो। यस, यू गो फर्स्ट दिस टाइम। ठीक है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाना, जो कि मेरे लिए स्टार्टिंग से एक चैलेंज था, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था मैं खुद करूँगी सब, और मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, और दूसरों के हाथ में पावर भी देना ईजी नहीं है मेरे लिए। तो सबसे सबसे पहला चैलेंज मेरे लिए यही था। और उसके अलावा एक डिज़ाइनर का पर्सपेक्टिव, एक आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा आर्टिस्ट हूँ, डिज़ाइनर थोड़ी थोड़ी हो रही हूँ, और तो वो चीज़ का बैलेंस ला पाना एक चैलेंज था। अभी भी वो बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है,
पर मुझे लगता है कि एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर ज़्यादा आर्टिस्ट होता है। अभी तो मुझे ये लगता है शायद थोड़े टाइम में मुझे कुछ समझ में आए और थोड़ा कुछ चेंज हो जाए, पर मैं वो चलते रहता है अभी भी कि एक आर्टिस्ट और डिज़ाइनर में डिफरेंस क्या है और बैलेंस होता है, कितना होना चाहिए, होता है नहीं होता है। तो वो भी एक चैलेंज है जो अभी भी मैं उससे डील कर रही हूँ। और उससे उससे बड़ा एक चैलेंज था कॉन्फिडेंस, मेरे लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाना, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में इतनी बुलिंग और वो सब जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी कि तुम तो अलग हो, ऐसी हो, तुमको कुछ आता नहीं है, तुम आर्ट वाले क्या कर लेंगे, ये वो। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाना भी एक चैलेंज था, जो कि मुझे लगता है आईआईसीडी में आके बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ। और जब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया उसके बाद में भी काफ़ी चीज़ें मैंने बिल्ड की, और अभी कर भी रही, और भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाऊँ। और उसके अलावा जो फेलियर का और कंपटीशन का फियर था कि अगर कुछ बनाया या कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो चलेगा या नहीं, अगर मैं ब्रांड चला स्टार्ट करूँगी या ये काम करूँगी जॉब मिलेगी या नहीं। तो वो सब, क्योंकि आर्ट आर्ट और डिज़ाइन और वो सब में इतना दिमाग में ऐसे भरा हुआ था ना कि कुछ नहीं हो सकता, तो वो सबसे ज़्यादा वो भी एक चैलेंज था। और उसके अलावा एक चैलेंज ये अभी भी है कि अगर आप कोई डिज़ाइंस या प्रिंट्स बना रहे हो किसी के लिए भी, किसी अलग ब्रांड के लिए भी, तो वो कॉपी कॉपी अगर हो जाएंगे तो फिर दूसरा आपको ये ब्लेम करेंगे कि आपने कॉपी किया कहीं से, या आपका कॉपी हो गया तो आपको दुख होगा। तो अभी ये डर मुझे अभी तो फिर भी थोड़ा ओवरकम किया है कि शेयर शेयर किया नहीं किया, सोशल मीडिया पे शेयर करूँ नहीं करूँ, कॉपी हो जाएगा तो क्या होगा, लोग मुझे ब्लेम करेंगे या जो भी है, मेरा आर्ट चला जाएगा। पर फिर उसको ओवरकम कर पाई मैं, क्योंकि आईआईसीडी में बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद मुझे लगा कि इतनी इक्विप्ड तो मैं हूँ कि अगर कॉपी हो भी गया तो और कुछ नया बना लेंगे, और नया से नया कुछ आता ही रहेगा। और हमारी क्लास हुई थी चंद्रशेखर सर के साथ में, तो वो उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि जिस दिन उनके डिज़ाइंस कॉपी होना बंद हो जाएंगे, वो उस दिन उनको डर लगेगा कि बंद क्यों हो गए, कोई तो रीज़न होगा। तो ये कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस थे और अभी भी हैं जो चल ही रहे हैं। Yes, that's it. हेलो। हाँ, शिवांगी, जैसा आपने कि कहा कि काफी ज्यादा मुश्किल थी ये पता करने में कि चलेगा या नहीं चलेगा ब्रांड, वैसा मेरे साथ भी था। मतलब जब मैंने सोचा कि एक नवा शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो ये था कि हाउ टू कन्विंस माय पेरेंट्स, क्योंकि उनको हमेशा से लगता था कि पेपर पेपर में कौन काम करता है। पर मैं बचपन से पेपर से काफी कनेक्टेड थी। पेपर के अंदर मतलब मैं कॉलेज से पहले, आईआईसीडी ज्वाइन करने से पहले मेरी जो पॉकेट मनी थी वो भी मैं पेपर क्राफ्ट से ही अर्न करती थी। तो सबसे पहला जो मेरे लिए टास्क था वो था एक टीम बिल्डिंग, बिकॉज मैं जब मार्केट में निकली और सोर्सिंग की बात आई, तो वो काफी मुश्किल था कि वो एक सोर्स, एक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्शन के लिए किसी भी आर्टिजन को इस तरह से पकड़ना कि वो आपके साथ रहे, क्योंकि आप जल्दी से, जैसे आपने कहा कि ट्रस्ट नहीं कर सकते, वही ट्रस्ट बिल्ड करने में काफी परेशानी आ रही थी मुझे भी। और धीरे धीरे शुरू करने के बाद में अपने आप को प्रूफ करना कि हाँ, या फिर सामने वाले को ये बताना कि हाँ मैं इस चीज में काम करती हूँ, अपनी प्रमोशन, अपनी ब्रांडिंग में मुझे एक बार शुरुआती लेवल पे काफी परेशानी हुई। बट थैंक्स टू पारुल, उन्होंने मुझे फर्स्ट अपना बल्क ऑर्डर दिया था, काविश का जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था। और उस ऑर्डर के अंदर पारुल ने मुझे कहा कि ईशानी, मुझे उसने एक लिस्ट देती है अपनी रिक्वायरमेंट्स की, एंड आई एम नॉट एट ऑल इक्विप्ड कि मैं उन सबको कर पाऊँ जो उसने मुझे कहा है। बट वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर ही मुझे इतना
का सारा ब्रीफ मिला कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इस टाइम पे कि आपके पास क्या चैलेंज है मार्केट में आने से पहले, उससे पहले क्या सपोर्ट है आपके पास, किस सपोर्ट बेसिस का है। तो मुझे भरोसा तो था कि प्रोडक्ट चलेंगे डेफिनेटली, पर डर भी लगता ही था। और मेरे फ्रेंड्स आईआईसीडी ने मुझे इतने टाइम जो सपोर्ट किया, एंड इवन माय पार्टनर आल्सो, इन तीनों के सपोर्ट से मतलब ये मेरे लिए बैकबोन थे हमेशा से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जितने भी चैलेंजेस आए तो वो फ्रेंड्स के या फिर आईआईसीडी ने ही रिजॉल्व कर दिए, सबसे अच्छी बात ये थी। और एक ऑर्डर आने के बाद, क्योंकि पहला ऑर्डर मिलना ही एक बार के लिए ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है, उसके बाद में एक अच्छा प्रमोशन किया गया, आईआईसीडी को पता चला कि दैट ईशानी इज डूइंग समथिंग इन पेपर, तो वहां से ऑर्डर्स आने लगे। तो एक फर्स्ट पुश मिलना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे ऑडियंस को भी ये कहूंगी कि हमेशा अपने कॉलेज और फैकल्टी से कनेक्ट करना, क्योंकि वो हमेशा वही होते हैं आपके सपोर्ट करने के लिए। और मैं तो कल ही मेरी टीचर से बात कर रही थी, और उससे पहले भी, क्योंकि मुझे जो सबसे पहला पुश मिला था कि ईशानी यू आर रियली गुड स्टूडेंट, जैसे कि शिवांगी ने कहा कि उन्हें काफी लोग बोलते थे क्या करोगी। मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ वहाँ पे सिर्फ सबको फैशन डिजाइन पता है कि फैशन डिजाइन ही होता है, और उसके अलावा उन्हें कोई डिजाइन नहीं पता है। फिर उन्हें नहीं लगता था कि इसमें कुछ खास फ्यूचर हो सकता है। पर और मुझे भी एक डर सा रहता था। बट मेघना मैम ने कहा एक दिन मुझे, मैं उनके साथ बैठी थी, वो शुरुआती ये सेमेस्टर्स में मेरी मेंटर थी, तो शी सेड कि शानी बहुत पोटेंशियल है, आप कुछ कर सकते हो। मतलब वो पहला कोई इंसान था जिसने मुझे पहली बार ये कहा कि कुछ कर सकते हो, तो मुझे खुशी हुई। और सच में वो दिन से लेके अभी तक बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और अभी भी आ रहे हैं। मार्केट में आना और मार्केट में रहना भी एक चैलेंज है, आना ही नहीं, वहाँ पे इसको सस्टेन करना। और अभी भी वो सस्टेनिंग के अंदर काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शुरुआती सालों के अंदर आपके पास एक फंडिंग इश्यूज होते हैं। सबसे पहला इशू तो यही होता है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। और सबसे ज्यादा कि अगर आपको कोई बल्क ऑर्डर दे रहा है तो आपको कॉस्टिंग क्या दे रही है। आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पता है, पर आपको कैसे पता कि आपको इतना बड़ा। तो ये शुरुआती चीजें थी जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तो ये मेरे लिए था। तो थैंक्स टू आईआईसीडी जिन्होंने मुझे शुरुआती तौर लेवल पे सपोर्ट किया, एंड रियली थैंक यू टू ऑल माय फैकल्टीज। यस। Good, Ishani. So you just shared, both of you, that ICD pushed you to handmade, and it also made you empathetic towards artisans and crafts. So we want to know how you have supported them and taken them forward. यस मलन। हाँ, तो मुझे लगता है कि उनको जब भी मैं आर्टिजन से इंटरेक्ट करती हूँ तो हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा उनको ये बता पाएँ कि इस फील्ड में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि बहुत सारे क्राफ्ट्स जो हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी सारे ख़त्म भी हो चुके हैं। तो उनको ये बताना कि अगर इस थोड़ा-सा रिनोवेशन या थोड़ा-सा अगर अप्रोच चेंज की जाए या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ चेंज करें हम, तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है और अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अभी ये बहुत ओवर टॉक्ड अबाउट जो चीज़ है सस्टेनेबिलिटी वाली, तो वो एक रेवोल्यूशन है। और मुझे लगता है कि वो धीरे-धीरे कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट उससे आएगा, क्योंकि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। तो उनसे इस बारे में भी हम लोग बात करते हैं, जैसे चीज़ें धीरे-धीरे चेंज हो रही है। कोविड के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें लोग बाग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को क्विट कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे इस बारे में बात करें, उनको थोड़ा बहुत एजुकेट कर पाएँ कि क्या वो कर सकते हैं जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से सेल कर पाएँ, मार्केट अच्छे से कर पाएँ, मार्केट में अच्छे से प्लेस कर पाएँ, या उनमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं वो, या टेक्निक में कुछ बहुत चेंजेस कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं।
अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी कि वो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, ऐसा मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो उनको ये लगता है कि बस ये करे जा रहे हैं, जितना ऑर्डर उनको मिला है उसको कर देंगे, और तो कुछ अगर रिनोवेट वो लोग कर पाएँ तो, और कुछ रिक्रिएट करें या कुछ थोड़ा बहुत कुछ अलग करने की कोशिश अगर कर पाएँ, या कोई उनकी मदद करे कि वो कुछ नया बन पाए, तो शायद कुछ अच्छे से हो सकता है और ये और ग्रो कर सकता है। That's it. Ishani? Ishani? यस, मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि जैसे 4 साल की पढ़ाई में जब मुझे पता चला, हमने ये सीखा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने सीखी वो ये थी कि कैसे हमें आर्टिजन्स के साथ रिलेशन डेवलप करना है। क्योंकि अगेन मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि हमारी फर्स्ट क्राफ्ट एक्सपोजर ट्रिप थी, और हम जब वहाँ के लिए निकल रहे थे तो मेरी फैकल्टी ने हम सभी स्टूडेंट्स को ये समझाया कि जैसा देश वैसा देश। तो मुझे उस वक्त की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि इतना मैनिपुलेटिंग कि आप जैसे लोगों के लिए बदल जाओ या कुछ। तो उस वक्त मुझे ये बात सही नहीं लगी थी, बट थ्रू टाइम मुझे समझ आया कि इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। सामने वाले को, सामने अगर हमारे आर्टिजन से, किसी कम्युनिटी से है या जिस भी रिलीजन और किसी भी रीजन से है वो, तो एक कंफर्ट जोन होना उनके और हमारे बीच में काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली अगर कोई चीज है तो आर्टिजन को अपलिफ्ट करने के लिए तो ये है एक ब्रांड की, कि वो अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग सही से रखे, कि वो पुश करे हैंडक्राफ्टेड और हैंडमेड चीजों को। क्योंकि जिस तरह से हमने एक टॉपिक पिक किया है कि हैंडमेड इज फ्यूचर, तो और शिवांगी ने भी बोला कि बूंद बूंद से खड़ा बनता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। हम आज शुरू करेंगे एक चेन की तरह, तो ये एक दिन बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह काम करेगा। और आर्टिजन्स जो अपने क्राफ्ट्स को छोड़ रहे हैं, जो क्राफ्ट खत्म हो रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें सपोर्ट करना है। उन्हीं से एक ब्रांड होता है, एक डिजाइनर से ब्रांड नहीं होता है। और सबसे जरूरी जो चीज है कि अगर आर्टिजन्स को सपोर्ट करना है तो उनको उनका प्रॉपर कमीशन हो, या फिर उनका जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट है वो प्रॉपर तरीके से मिले, जिससे उनका इंटरेस्ट उस तरफ बना रहे हमेशा। वो उधर से मूव नहीं है उनका जो इंटरेस्ट है। और जरूरी नहीं है कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन उसे फॉलो करे या नहीं करे, पर अगर किसी का इंटरेस्ट है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए फॉलो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उनका प्रॉपर शेयर नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको उनका प्रॉपर हर एक शेयर मिले, उनको वो स्टेट मिले, उनको वो स्टेबिलिटी मिले, वो सस्टेन करें मार्केट के अंदर। ये नहीं कि 12 महीने में से 4 महीने उनके पास काफी काम है और बाकी 8 महीने काम ही नहीं है। अगर डिमांड रेज होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट रहेगा, ये मुझे लगता है। और हम कोशिश करते हैं हमारी ब्रांडिंग, क्योंकि हमारा काम है एज ए डिजाइनर, ही हमारा जॉब है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, क्योंकि वो हमें एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचा रहे, तो हमारी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके लिए कि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें उनके लिए, और जहाँ पे वो पूरे साल, जहाँ पे उनको लगता है कि हम तो बहुत थोड़ा कमा पा रहे हैं, तो पूरे साल एम्प्लॉयड रहे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये हमारी ड्यूटी है और कोशिश है, हम कर ही रहे हैं इसकी तरफ। और मैं सबको भी ये बोलना चाहूंगी कि आप भी अगर कुछ सोच रहे हैं आगे फ्यूचर में, तो आप IICD से हैं अगर, तो प्लीज आपकी ड्यूटी ही है ये कि आप उन्हें सपोर्ट करो, और वो, क्योंकि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हम बहुत छोटे लोग हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो सच में हम कुछ नहीं कर सकते। तो आर्टिजन के बिना तो कुछ नहीं है, तो ब्रांड उन्हीं से चलता है, सिंपल। Very true that artisans and craftspeople are important stakeholders when we talk about handmade and craft. And it is very important for all of us to build in a very inclusive system where they are given equal share and that support system. So that is the way we can grow together. So my next question is that handmade can be future only if it becomes a mass movement. Just that everyone has to join in and everyone takes care of the
handmade thing, then we can really do something for the artisans and craftspeople. How do you think more people can join in? शानी, मैं कंटिन्यू करूँ या? हाँ, मैं शुरू करती हूँ इसके अंदर। मुझे इसके अंदर अगर मैं कहना चाहूँ एक मास मूवमेंट से देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि थ्रू टाइम हैंडमेड बिकम लग्जरी, बिकॉज शुरुआत में जब क्राफ्ट को परफॉर्म किया जाता था तो हर घर में क्राफ्ट किए जाते थे, बट टाइम के साथ में जब मशीन्स आ गई तो और चीजें इतनी सस्ती हो गई, क्राफ्ट इवेंचुअली बिकेम लग्जरी। तो सबसे पहले तो अगेन मैं यही कहूंगी कि हमें एक सपोर्ट चाहिए क्राफ्ट के लिए, क्योंकि मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी जो कि राजीव सेठी जी ने लिखा था, और वो था 100% हैंडमेड नीड्स 101% सपोर्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि एक सपोर्ट की जरूरत है हमें। मास मूवमेंट से अगर मैं कुछ समझती हूँ तो हम सबको साथ में आना पड़ेगा। यही नहीं कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है या डिमांड, हमें हर एक चीज को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जैसे वो हमारी डिमांड हो, हमारे इम्पोर्ट्स को अगर हम कम करेंगे तो हम सेल्फ जनरेशन की तरफ जाएंगे, हम सेल्फ जनरेट करेंगे हमारे रिसोर्सेज को, हमारे अवेलेबल जितनी भी रिसोर्सेज हैं उससे। तो अगर एकनामा की बात करूं तो सबसे अच्छी बात ये है एकनामा की कि अगर मैं हैंडमेड पेपर से कुछ बना रही हूँ जो कि एकदम ट्री फ्री पेपर होता है, तो मैं उसका मास प्रोडक्शन निकाल सकती हूँ। और हैंडमेड का मतलब यही नहीं कि आप मशीन को बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करो। हैंडमेड और एक रेस्पॉन्सिबल डिजाइनर से हम ये भी कह सकते हैं कि हम अगर पेपर पल्प बन रहा है तो पेपर पल्प हैंडमेड ही होता है, और पेपर पल्प दो तरीके से पेपर जनरेट करता है, हैंडमेड एंड ऑल्सो द मशीन में। तो ऐसा नहीं है कि हम मशीन की तरफ जा नहीं सकते, हमें बिल्कुल जाना पड़ेगा मशीन की तरफ, पर हम हैंडमेड को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर चीज का जो बेस होता है वो हैंड से ही किया जाएगा। बस हमें अगर एक प्रोडक्शन की तरफ जाना है तो डेफिनेटली हमें एक मास मूवमेंट को देखना पड़ेगा और डिमांड को रेस करना ही पड़ेगा इसके लिए। यस शिवांगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि मास मूवमेंट तो ये होना ही चाहिए, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये एक मास मूवमेंट बन भी जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उसे अगर हम सब लोग साथ आ जाएं, जैसे कि आज हम रोज़ सस्टेनेबल जैसा वर्ड यूज़ लेते हैं और हर किसी के मुंह पे वो वर्ड है, कुछ लोग इसको गलत यूज़ भी कर रहे हैं, पर वो भी एक तरह से मैं नहीं कहूँगी कि वो सही है, पर मुझे लगता है कि वो गलत भी नहीं है, क्योंकि एक तरह से इस वर्ड के बारे में जब सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं तो उससे कुछ इम्पैक्ट तो होगा। और जैसा कि शानी ने बोला, हम सबको साथ में आके रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, तो वो बिल्कुल सही है। और मैं भी, सब कुछ सस्टेनेबल तो नहीं है हमारे ब्रांड में भी, पर कोशिश यही है कि धीरे धीरे जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना सस्टेनेबल तरीके से हो पाए। क्योंकि मैंने जब ब्रांड स्टार्ट किया था तब मैं जो डाइज यूज़ ले रही थी वो केमिकल डाइज ही थी, और अभी भी जो ब्लॉक प्रिंटिंग में जो पिगमेंट डाइज और वो सब यूज़ में लेते हैं वो भी इतनी सस्टेनेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं, मतलब एकदम जैसा ईशानी ने बोला एकदम उनको हम छोड़ भी नहीं सकते, तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना भी एक अच्छा साइन है। तो जैसे कि भाव्या और भी बहुत सारे अच्छे डिज़ाइनर्स कर रहे हैं, तो वो लोग मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। और पहले तो मैं इसको एक आर्ट जैसे ही देखती थी डिज़ाइन को, पर अब जब मैं भी, जो ये मूवमेंट चल रहा है, मेरे हिसाब से ये एक्चुअली स्टार्ट का है मूवमेंट, और जैसे जैसे मैं इन लोगों से ये सब चीज़ें सीखी, तो मैं भी अब कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों को अपने ब्रांड में या जो भी मैं कर रही हूँ उसमें इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले अभी एक आर्टिस्ट से नेचुरल पेंटिंग सीखी थी, तो अब मैं कोशिश ये करती हूँ कि जैसे अगर मैं प्रिंट्स बना रही हूँ किसी के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके कलर्स मैं खुद नेचुरली बना के और फिर आर्ट वर्क्स बनाऊँ। और अगर मैं अपने लिए कोई प्रिंट भी बना रही हूँ तो कोशिश करूँगी कि मैं नेचुरल कलर्स से
ब्लॉक प्रिंटिंग करवा के इंडिगो यूज लेके या इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, प्लास्टिक को भी कम से कम यूज़ ले पाए, क्योंकि अभी पैकेजिंग में तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग में यूज़ होता है, तो उसको हम एकदम से हटा तो नहीं सकते, पर उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव्स है वो बहुत एक्सपेंसिव भी है, तो उसको बैलेंस होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और ये मास मूवमेंट होगा तो ही हो पाएगा। तो मैं यस शिवांगी, मैं इसमें कुछ ऐड जरूर करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि मास मूवमेंट और इसके अंदर ये पैकेजिंग वाली जो बात कही, तो मैं इसमें कहूंगी एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें एजुकेट करना जरूरी है लोगों को कि व्हाट, कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब किसी को पता ही अगर नहीं चलेगा, हमारी ब्रांडिंग प्रॉपरली नहीं होगी, हम उसका प्रमोशन नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी छोटी सी, कि कैसी छोटी छोटी आपकी बिल्कुल छोटी छोटी चीजें सामने वाले को ये बताती है आपके बारे में कि आप किस तरह से एक पर्टिकुलर यूएसपी पे काम कर रहे हैं। तो प्लीज टेक अ लुक। हेलो ईशानी। हाँ, तो दिख रहा है आपको ये? हाँ ईशानी दिख रहा है, यू कैन कंटिन्यू। तो ये जैसे कि एक नमक की पैकेजिंग है, तो जैसे कि शिवांगी ने कहा कि प्लास्टिक को एकदम नहीं हटा सकते, पर कुछ हद तक तो बहुत हटाया जा सकता है। अगर कुछ लोग कुशनिंग के लिए बबल शीट इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप डोमेस्टिक उसके अंदर बबल शीट को नहीं हटा सकते। तो ये कुछ एक चीज हमारी पैकेजिंग है जिसके थ्रू हम एजुकेट कर सकते हैं। तो आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अपना प्रोडक्ट कहीं बाहर भेजती हूँ तो हम उसके अंदर वही पेपर के ना कतरन यूज करते हैं जो हमारी खुद की वेस्ट जनरेट होती है। तो अपनी प्रोडक्ट से ही आप एजुकेट कर सकते हैं। द पोट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड, दिस प्रोडक्ट इज ट्री फ्री, मेड ऑफ वेस्ट फैब्रिक कटिंग्स टू सेव आवर ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। तो ये एक बहुत ही छोटा सा एफर्ट होता है हमारा ये दिखाने का कि किस तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं हैंडमेड को, हैंड क्राफ्टेड चीजों को। तो और मैंने इतनी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी बात इसलिए की क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तो हैंडमेड एक सस्टेनेबल चीज़ है। हैंडमेड और सस्टेनेबिलिटी दोनों एक साथ चलते हैं, तो इसलिए ये एक मास मूवमेंट ऑलरेडी बन रहा है, ऐसा मुझे लगता है, हैंडमेड भी और सस्टेनेबिलिटी भी। तो काफ़ी आगे बढ़ जाए तो सबके लिए अच्छा रहेगा, सब साथ में मिलके कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। Since IICD is working on this ideology, so we hope that year after year, more and more students graduate and join this revolution, and we really make this world a better place and make it a sustainable place. So, since we are overshooting the time, I want to ask you the last question of the session, which it is, what has been your learning as an entrepreneur that you would like to share with our audience? यस शिवा। ओके, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमको चीज़ों को ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए। एनालाइज तो करना चाहिए, पर ज़्यादा अगर सोचते हैं कि ना इसको कर देते हैं, नहीं करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कई बार ना ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि कई बार बस कर देना चाहिए। अगर उस पर कोई नेगेटिव फीडबैक आएगा या किसी को कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो हमको पता रहेगा आगे के लिए शायद हम वैसा आगे नहीं बनाए। और ट्रायल एंड एरर वाला जो चीज़ है वो उससे सबसे ज़्यादा हम सीख पाते हैं। कुछ गलत कर दिया, और जैसे हम छोटे थे तो मम्मी पापा हमको कोई भी चीज़ करने के लिए मना करते थे, तो हम वो ज़्यादा से ज़्यादा जाके करते थे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ गलती करेंगे तो ही हमको ज़्यादा अच्छे से सीखने में आएगा। अब फिर बच्चा भी गलती जाके कर देता था, उसके बाद में उसको समझ में आता था कि हाँ वो क्यों मना किया गया था। तो ऐसा मेरे साथ तो ऐसा हर चीज़ में है। कोई बोलता है, मैं किसी की कुछ मानती नहीं, मुझे लगता है मैं तो तुम जाओ मान में, मैं तो ऐसे करूँगी। मैं तो अपने जो मन में आ रही है वो करूँगी। तो
इतना भी नहीं होना चाहिए, पर हाँ इससे डरना भी नहीं चाहिए। और गट फीलिंग को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमको इनर जो भी हमसे अंदर से आवाज़ आ रही है, वो ऐसा नहीं बोलूँगी कि कभी झूठ नहीं बोलती, पर कई बार बहुत कम बार झूठ बोलती है। और जो जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं या फिर जो चीज़ हमें बहुत पसंद है, वो हमेशा करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप डिज़ाइनर हो और शायद आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, जैसे कि मान लो मैं अपना एग्जांपल दूँगी, मान लो मुझे रोज़ेज़ बहुत पसंद है, तो अब उससे अगर मैं कुछ इंस्पायर होके अगर कुछ बनाऊँगी तो मन से बनाऊँगी और वो बहुत ऐसे अच्छा निकल के आएगा। तो जो पसंद है वो हमेशा करना चाहिए। और ये जो कॉलेज में जो भी हमने सीखा है, मैं तो आईआईसीडी का एग्जांपल देके ही बोलूँगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बैचलर्स की थी, वहाँ पे टीचर्स का अप्रोच पढ़ाने का अलग था, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग्स नहीं होती थी। तो ये जो आईआईसीडी में जो हमने सीखा वो लाइफ टाइम लर्निंग्स थी। अगर आप डिज़ाइनर नहीं भी बनना चाहते तो भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ये इक्विप करता है, बहुत मतलब मेंटल इमोशनल सब सब तरह की ग्रोथ इससे पॉसिबल है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो सब हो जाती है, क्योंकि वो एक बहुत लंबी जर्नी होती है, धीरे-धीरे टाइम होता है। पर मुझे तो मेरा तो एक अलग पूरा पर्सपेक्टिव था लाइफ को लेके आईआईसीडी आने के बाद में। तो पहले तो जब आईआईसीडी आई थी तो ऐसा लगता था कि यहाँ पे क्या मुझे वो सीखने मिलेगा जो मुझे चाहिए, ऐसा होगा नहीं होगा। पर बाद में जब धीरे-धीरे चीज़ें, क्योंकि अप्रोच बहुत अलग है आईआईसीडी की चीज़ें सिखाने की, तो धीरे-धीरे जब डिफरेंस पता लगा कि वो डिफरेंस क्या है और क्यों है, तो यूँ लगा कि हाँ, ये बहुत बेटर है, क्योंकि स्पून फीडिंग नहीं होती है यहाँ पे और आपको खुद ही करना है जो करना है। और लाइफ यस। में अगर कोई भी फील्ड है, चाहे डिज़ाइन है, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो या आप इंजीनियर भी हो या आप कोई और बिजनेस करते हो, हर चीज़ में ये हेल्प करता है। छोटी-छोटी चीज़ें अम, जो हम जो बहुत बेसिक चीज़ें होती है, वो हर चीज़ में लाइफ के हर फेज में हमको हेल्प करती है। दैट्स इट। बिल्कुल सही बोला आपने शिवांगी। मैं यही सोच रही थी कि सबसे पहली लर्निंग अगर मैं बताऊं आईआईसीडी से एंटरप्रेन्योर बनने के बाद, तो पहले तो ये है कि एंटरप्रेन्योर नहीं, एल्यूमिनाय होना एक बहुत ही बुरी बात हो जाती है कि आपको आईआईसीडी छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से निकलने के बाद आपको एहसास होता है कि आपने क्या पीछे छोड़ दिया। तो आप जितने भी ऑडियंस यहाँ पे आईआईसीडी से है, तो मैं उन्हें स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को, ये बोलूंगी कि बहुत ही थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से कोविड के बाद जब भी कॉलेज स्टार्ट हो तो उसे इतना एंजॉय करना और अपनी हर क्लास को इतने अच्छे से समझना। जरूरी नहीं है कि हम हर क्लास में माहिर हो, हर क्लास में बहुत अच्छे हो, जरूर बिल्कुल आपको इस चीज में जरूरी नहीं, पर अगर आपको, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे लगा था टाइपोग्राफी की क्लास जो हुई थी, इसकी क्या जरूरत थी, मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी वो क्लास की करना ही क्यों ऐसे, बट उसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, मैं बिल्कुल नहीं समझा सकती कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अपनी कोई पोस्ट डाल रही हूँ और उसको मुझे फॉन्ट यूज करना है, तो वो क्या उसकी फीलिंग के साथ जा रहा है, मतलब एक बेसिक सा ही एग्जाम्पल था। तो पहले तो अपनी फैकल्टीज की बात मानो, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि जिन जिन बातों को हम नहीं मानते वो बाद में हमें बिल्कुल प्रॉब्लम करती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी बात सुनो, और ये बहुत ही मम्मी लेक्चर है, तो यही सच है, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आईआईसीडी के अंदर अभी हो तो हर एक चीज को ढंग से समझो। रेस में बिल्कुल नहीं भागना है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने, हमें सिर्फ अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने आर्ट से रिलेटेड। और बाहर निकलने के बाद मैं आपको यही कहूंगी कि गट फीलिंग पे बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको सच में लगता है कि आपको कुछ करना है, तो कुछ भी करने से पहले एक रेस्पॉन्सिबल डिजाइनर जरूर बनना, कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में निकालो, क्या वो चले या नहीं चले उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका होना
जरूरी है, आपका करना जरूरी है। तो कभी ये नहीं सोचना कि ये चलेगा नहीं तो क्या होगा। सब चाहते हैं चले, और नहीं चले ना तो पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं होती है, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। क्योंकि चौथे साल जब आप खड़े होंगे ना कि मुझे करना क्या है, तो आपके पास इतना सब कुछ होगा आपके दिमाग में कि तब पहले सोचोगे कि क्या क्या करूं। आपके पास इतना डेटा होगा आपके दिमाग में कि आप उसे रोक नहीं पाएंगे। तो करने को सब किया जा सकता है। जैसे कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप करें तो अपने फ्रेंड्स को जरूर सपोर्ट करें, अपने आसपास वालों को जरूर सपोर्ट करें। क्योंकि जैसे कि मेरी फ्रेंड है अस्मिता, वो काफी अच्छा कंटेंट राइटिंग करती है। मेरी फ्रेंड है गीतांजलि, वो जो कि आईआईसीडी से ही हैं, हम सब एक ही बैच से हैं। तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो मेरा कंटेंट लिखते हैं, उनके लिए पैकेजिंग अलग होती है, वो मेरी ग्राफिक्स करता है कोई डिजाइन। तो शुरुआती तौर पे अगर आपको जरूरत है तो पहले अपनों को पकड़िए। क्योंकि कहते हैं ना धंधे से धंधा बढ़ता है, वैसे ही आप अपने बिजनेस से अपने दोस्तों के बिजनेस को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि शुरुआत, और अपने सीनियर्स, अपने एल्यूमिनाइज और अपने फैकल्टी से बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है, क्योंकि वही सबसे पहले लोग होंगे जो आपकी किसी भी बिजनेस, किसी भी जॉब को पुश करेंगे। तो ये मेरी सबसे फर्स्ट और लास्ट लर्निंग है, ये कर लो, यही बहुत। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Shani. So, if we can take a few questions from the audience. Anyone has any questions? पूरा सवाल नहीं है हमारे। Spoke so much from heart. सब कुछ अपने दिल से इतना अच्छे से बोला आपने, ईशानी एंड शिवांगी। हाँ, बहुत ज्यादा प्लास्टिक हो जाता है जब एकदम बनावटी बोलते हैं। तो वो बोलो जो सच में मन कर रहा है। जैसे कि शिवांगी कहती है ना, वो करो, मैं तो वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है। तो सच में वही करना चाहिए। बहुत ही छोटी जिंदगी है, तो वही करना चाहिए जो दिल करता है। बट दिल बहुत ज्यादा भी कहता है। So I hope this session was very inspiring for the audience and the students and the ones who are going to come to us. So since there are no other questions, so should we end? Yes. Swati? Yeah. Thank you so much for being here. Thank you.